हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नर या राज्यपाल की पोस्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। गवर्नर स्टेट और सेंटर के बीच एक पुल की तरह होता है। आसान शब्दों में कहें तो गवर्नर कोऑपरेटिव गवर्नेंस की वह कड़ी है जिस पर डेमोक्रेसी को भी गर्व होता है। लेकिन लंबे समय से गवर्नर का रोल, उसके द्वारा शक्तियों का प्रयोग और लगातार विवादों में घिरे रहना सिक्के के दूसरे पहलू को भी दर्शाता है। हाल ही में गवर्नर तथा स्टेट के बीच तनाव की स्थितियां बढ़ती हुई नजर आई हैं, चाहे वह दिल्ली में दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच ब्यूरोक्रेट्स के अपॉइंटमेंट को लेकर बातें हो या तमिलनाडु सरकार और वहां के गवर्नर के बीच नीट एग्जाम को लेकर बातें हो। हर जगह एक पावर टसल देखने को मिल रहा है। आज का डिस्कशन इसी मुद्दे पर होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। आज की इस वीडियो में हम 4 मुख्य पिलर्स पर बातें करेंगे। सबसे पहले गवर्नर की पोस्ट या ऑफिस ऑफ गवर्नर के बैकग्राउंड को समझेंगे। उसके बाद यह जानने का प्रयास करेंगे कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में टेंशन क्यों बढ़ रही है। साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि आखिर ऑफिस ऑफ गवर्नर के पीछे रैशनल क्या है, तथा अंत में उन पॉसिबल ऑप्शंस की तलाश करेंगे जिससे आने वाले वक्त में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की पावर टसल में कमी लाई जा सके। आइए सबसे पहले ऑफिस ऑफ गवर्नर के बैकग्राउंड को देखते हैं। आखिर गवर्नर का पद हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आया कहां से। 1858 के बाद से हमारा प्यारा देश भारत ब्रिटिश क्राउन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था। उस वक्त प्रोविंशियल गवर्नर को एजेंट ऑफ द क्राउन वर्किंग अंडर द गवर्नर जनरल की संज्ञा दी जाती थी। 1930s के दौर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने के बाद से गवर्नर प्रोविंशियल लेजिस्लेटर के मिनिस्टर के एडवाइस पर कार्यों को अंजाम देते थे तथा कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर भी हुआ करती थी। कुछ वर्षों बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गवर्नर के पद को आजाद भारत में रखने या न रखने पर भी डिबेट चली। नतीजा यह निकला कि गवर्नर की पोस्ट अपने बदले हुए स्वरूप में रखने पर सहमति बन गई। आज के इस दौर के पार्लियामेंट्री तथा कैबिनेट सिस्टम में गवर्नर ऑफ द स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का दर्जा प्राप्त है। यह रही गवर्नर के पद की एक ब्रीफ हिस्टोरिकल टाइमलाइन। आइए अब चलते हैं उस विषय की ओर जिसे जानने में हमारी खास दिलचस्पी है, यानी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच टेंशन्स बढ़ने के क्या कारण हैं। सबसे पहला, सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट। हमारी संविधान सभा के पास गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर 3 ऑप्शंस थे। फर्स्ट, डायरेक्टली जनता के द्वारा इलेक्शन, परंतु इससे पावर के 2 सेंटर होने का खतरा था, इसलिए इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। सेकेंड, असेंबली के द्वारा इलेक्शन। यह ऑप्शन भी सीएम के इन्फ्लुएंस के कारण फिजिबल नहीं था, और तो और इससे गवर्नर के पद का बेसिक पर्पज ही डिफीट हो जाता। थर्ड, अपॉइंटमेंट बाय सेंटर। तीनों में से सबसे बेहतर ऑप्शन इसे माना गया और अपनाया भी यही गया, लेकिन इस ऑप्शन ने अपने साथ नया चैलेंज सामने लाकर खड़ा कर दिया। पॉलिटिशियन तथा फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स जो कि पार्टी से एफिलिएटेड थे, उन्हें गवर्नर का पद दिया जाने लगा, जिससे कहीं न कहीं इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। इसका दूसरा कारण है सिस्टम ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर और कोई फिक्स टेन्योर ना होना। इस टसल में एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। यह बात सोचने वाली है कि गवर्नर का हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है और वह प्रेसिडेंट के प्लेजर पर कार्य करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें बिना किसी रीजन के हटाया तथा ट्रांसफर भी किया जा सकता है। यही कारण है कि हमारे देश में सरकार के बदलते ही गवर्नर भी बदल दिए जाते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिहाज से सही संकेत नहीं है। उदाहरण के तौर पर 1977 में जनता पार्टी तथा 1980 में कांग्रेस ने सरकार में आने के बाद बदले की भावना में 9 गवर्नर्स को हटाया था। तीसरा मेन रीजन है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट। 2002 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट तथा कंटिन्यूएशन सेंटर के हाथों में है। यह भी धारणा चली आ रही है कि गवर्नर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं, जो कि आंशिक तथा पूर्ण रूप से न्यूट्रलिटी ऑफ गवर्नर पर सवाल खड़ा करता है और बायोसनेस की ओर भी इशारा करता है। यह कॉन्फ्लिक्ट्स अमूमन उन्हीं राज्यों में देखने को मिलते हैं जहां पर सेंटर के अलावा किसी दूसरे पार्टी की सरकार है, जैसे दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब इत्यादि।
इसके अलावा राजनीति के जानकार गवर्नर और सीएम के बीच टेंशन का मुख्य कारण आर्टिकल 163 में गवर्नर को प्रदान की गई डिस्क्रिशनरी पावर को मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि इसी के कारण आपस में ट्रस्ट डेफिसिट भी देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर सन 1988 में उत्तर प्रदेश में गवर्नर ने सीएम कल्याण सिंह की सरकार बिना मेजोरिटी प्रूफ करने का मौका दिए ही गिरा दिया था। इसके अलावा 2021 में महाराष्ट्र में गवर्नर ने स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकमेंडेड स्पीकर के इलेक्शन की डेट को मानने से इनकार कर दिया था और नतीजतन असेंबली द्वारा उस समय स्पीकर का इलेक्शन नहीं किया जा सका था। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नर पर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट होने के आरोप भी लगते रहे हैं। जैसे बात अगर तमिलनाडु राज्य की करें तो गवर्नर द्वारा नीट एग्जाम के एग्जेम्पशन के बिल पर आर्टिकल 200 के तहत कंसिडरेबल डिले देखने को मिला था। तमिलनाडु सरकार का यह मानना था कि नीट एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के छात्रों के हित में था तथा राज्य के अन्य छात्रों को नुकसान पहुंचा रहा था। वहीं गवर्नर RN रवि का तर्क था कि यह सब लाखों करोड़ों का करप्शन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आड़ में हो रहे थे। अगर बात केरला की करें तो वहां पर गवर्नर ने यह पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि वह लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल तथा केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को एसेंट नहीं देंगे। केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल चांसलर के पद पर गवर्नर को हटाने से संबंधित था, जिस पर वहां के गवर्नर का मानना था कि यूनिवर्सिटी पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल गवर्नर की ऑटोनॉमी पर सीधा निशाना है। आपको क्या लगता है, यह सही है या गलत? बात यहाँ पर सही या गलत की नहीं है। यहाँ पर सवाल आता है कि क्या गवर्नर अपोजिशन का रोल प्ले कर सकते हैं? क्या गवर्नर नॉमिनल हेड हैं या रियल अपोजिशन? हमने यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस को समझा और डिस्कस किया। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जैसे CN अन्नादुरई से लेकर नीतीश कुमार तक गवर्नर के पद को एबॉलिश करने को कहते रहे हैं। क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए? उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों? आइए इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए ऑफिस ऑफ गवर्नर के पीछे क्या क्या रैशनले हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को समझते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत आर्टिकल 154 में यह क्लियरली मेंशन है कि ठीक उसी प्रकार स्टेट में भी नॉमिनल हेड की आवश्यकता है जैसे कि सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट। इसलिए कुछ एनालिस्ट यह कहते हैं कि इंडिया ने बोथ यूनियन और स्टेट के लेवल पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया है, इसलिए कभी एक एक्सिस डोमिनेट करती है तो कभी दूसरी। सेकेंड, सिक्योरिटी एंड हार्मनी। देश के पूर्व राष्ट्रपति अपनी पुस्तक द कोएलिशन ईयर्स में लिखते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, कम्युनल हार्मनी तथा ST/SC के राइट्स के मसले में गवर्नर्स का प्रेजेंस और रोल और भी अहम हो जाता है। इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 में यह मेंशन किया गया है कि CM को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। यदि गवर्नर नहीं होंगे तो यह अपॉइंटमेंट तथा गवर्नर के द्वारा किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपार्ट फ्रॉम दिस, कहीं न कहीं गवर्नर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द को सही मायने में पूरा करते हैं। सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में गवर्नर को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का लिंचपिन भी कहा है। इसलिए यह उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह स्टेट लेवल पर नेशनल पर्सपेक्टिव को लाएं तथा स्टेट की एस्पायरेशंस को सेंटर तक पहुंचाने का काम करें। इसके अलावा आर्टिकल 213 के तहत जब स्टेट असेंबली सेशन में नहीं रहता है तो स्टेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का काम भी गवर्नर ही करता है। अतः यह गवर्नेंस में कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। अल्सो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन तथा लॉ के प्रोटेक्टर और डिफेंडर भी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली जब गवर्नर को यह लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कार्यों को करने में असमर्थ है तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार ही स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है। ऊपर के सभी आर्गुमेंट्स यह दर्शाते हैं कि ऑफिस ऑफ गवर्नर कितना महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह आता है कि आखिर स्टेट्स और गवर्नर के बीच इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं उन्हीं वे अहेड को। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह ऑब्जर्व किया है
कि किसी भी अपॉइंटमेंट से पहले गवर्नर और सीएम को थोड़ा समय व्यतीत कर सोल सर्चिंग करनी चाहिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी लाया जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी कंसल्टेड बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। इसके अलावा गवर्नर के रिमूवल में स्टेट का रोल होना चाहिए। यह बात पुंची कमीशन ने भी कही है। पुंची कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार स्टेट लेजिस्लेचर के पास गवर्नर के इम्पीचमेंट की शक्ति होनी चाहिए, जिससे अनकोऑपरेटिव गवर्नर को इजीली हटाया जा सके। ऑल्सो पुंची कमीशन ने साल 2010 में यह भी रिकमेंड किया था कि किसी भी बिल पर एसेंट के लिए गवर्नर को मैक्सिमम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए। हालांकि यह आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। बात अगर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट 2002 की करें तो उसमें यह साफ प्रदर्शित है कि गवर्नर को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल होना चाहिए, ना कि किसी और के प्रति, तथा उनका कमिटमेंट लोगों के वेलबींग के लिए होनी चाहिए। ऑल्सो उन्हें आर्बिट्रेरी पावर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गवर्नर को इम्पार्शियल होने के साथ साथ फेयर प्ले का भी सेंस होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले स्टेट असेंबली का फ्लोर टेस्ट निश्चित रूप से होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने 2016 में यह बात रखी थी कि जब तक फ्लोर टेस्ट में यह साबित न हो जाए कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी लॉस कर चुकी है, तब तक प्रेसिडेंट रूल को डिसअलाउ कर देना चाहिए। इन सब के बीच इससे भी बड़ी चीज है कि गवर्नर इंटरनली एनलाइटेंड हो। इसके लिए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गवर्नर के लिए कुछ मंत्रास दिए हैं। वे कहते हैं कि गवर्नर को यह इंश्योर करना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही, और इसका वह सोल जज हैं। इसके अलावा गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट की अच्छी समझ भी होनी चाहिए। साथ में यह भी कहते हैं कि गवर्नर को यह भी समझना चाहिए कि कंट्री के इंटरेस्ट में क्या बेस्ट है, एंड एट द लास्ट उन्हें यह भी समझना चाहिए कि जनता उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है। आज की इस वीडियो में हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर के बैकग्राउंड पर एक निगाह डाली और हमारे मेन टॉपिक यानी गवर्नर और सीएम के बीच पावर टसल तथा टेंशन के कारणों के पीछे रीजंस को अच्छी तरह से समझा। हमने यह भी जाना कि ऑफिस ऑफ गवर्नर के पीछे क्या रैशनले हैं और यह पद हमारे देश तथा राज्यों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तथा अंत में हमने उन वे अहेड पर चर्चा की जिससे राज्यों और गवर्नर के बीच की दूरी को कम किया जा सके और सही मायने में ऑफिस ऑफ गवर्नर एक ब्रिज की भूमिका निभा सके। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. As we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet soon with the new episode. Till then, God bless you all.